नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज और वीरेंद्र यादव न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि के रंग में आज हम बात करने वाले हैं मीर कासिम की राजधानी मुंगेर की। जी हां, मुंगेर कभी मीर कासिम की राजधानी हुआ करती थी और मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम का किला आज भी मुंगेर में खड़ा है। हम आपको बता दें कि मुंगेर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिसात बिछा दी गई है। जेडीयू और आरजेडी ने अपने अपने पहलवान को मैदान में उतार दिया है। जी हां, इस बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसी गुगली फेंकी है कि जिसमें नीतीश कुमार ही नहीं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उलझ गए हैं, क्योंकि यहाँ की जातीय समीकरण को उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग से साध लिया है। जी हाँ, आरजेडी ने यहाँ से मशहूर और कुख्यात और मसीहा, ये तीनों नाम से बुलाए जाने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या है मुंगेर का समीकरण, किन मुद्दों पे वोट डाले जाएंगे, क्या है यहाँ का जातीय समीकरण, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे जातीय मामलों के विशेषज्ञ और वीरेंद्र यादव न्यूज के पत्रिका के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से मुंगेर जो है कुख्यात रहा है, आज भी मुंगेर में आए दिन गन फैक्ट्रियों के का उद्भेदन होते रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से बिसात बिछाई है एनडीए और आरजेडी ने, महागठबंधन के लोगों ने, कैसे देखते हैं आप? एनडीए और महागठबंधन खासकर जदयू और आरजेडी की है। वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ललन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष, वो खड़े हैं मैदान में, वो 10 साल से एमपी बने वहाँ से वो। और इधर से हैं नए नवेले आरजेडी के कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता कहेंगे, जब पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, कार्यकर्ता जेल से बाहर आए, लालू से मुलाकात की, फिर शादी की, और उसी शादी के बाद पत्नी को टिकट मिल गया। क्योंकि जो अशोक महतो जी हैं, उनकी अपनी पहचान है, विभिन्न कारणों से चर्चा में रहे हैं, तो वो उनका यह अपना अलग पक्ष है। लेकिन लगा लालू जी को कि एक ऐसा आदमी चाहिए, मतलब दबंग के खिलाफ दो, दबंग भेड़ा खिलाफ भेड़ा लड़ा दो। ऐसे कुछ, चूँकि लगातार चुनाव हार रहे थे वहाँ पे, वो एक बड़ा दर्द ये भी था कि परिसीमन के बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं मुंगेर में। तो अब उस दर्द को मिटाने के लिए जैसा उम्मीदवार दूसरा का उसने अपना खड़ा कर दे। तो वही हुआ कि ललन सिंह जैसे बढ़का बैनर वाले नेता समानांतर बढ़का दूसरे दिशा में बढ़का रहने माने जाने वाले खड़ा कर दिया गया है। और उसका परिणाम चाहे जो भी है, उनकी पत्नी पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन चूंकि उनके पति पॉलिटिकल भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो पॉलिटिकल कह लीजिए कि पॉलिटिकल आदमी हो गए वो भी। तो पॉलिटिकल के खिलाफ पॉलिटिकल खत खड़ा किया गया है। एक तीसरा पक्ष वहाँ पे एक ललन सिंह और हैं, जो सूरज भान के भाई हुआ करते हैं अभी जी। उनके भी चुनाव लड़ने की संभावना है, चर्चा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो उस अगर ट्रेंगल फाइट में तो चुनाव और मजेदार हो जाएगा, क्योंकि वो भी भूमिहार हैं और ललन सिंह भी भूमिहार हैं। तो भूमिहारों के वोट पे कितना असर डाल पाता है? भूमिहार का वोट बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है कि बहुत क्रांतिकारी वोट हो, लेकिन कुछ तो वोट काटेंगे ही अगर भूमिहार हैं वो भी। तो और नुकसान से एनडीए को ही होना, मतलब जदयू को ही होना है जी। तो भूमिहारों की लड़ाई में एक अभी जो अपने अशोक महतो जी हैं, उनकी जाति क्या है? वो धानुक हैं कि कुर्मी हैं, हम कंफर्म नहीं है अब तक। कोई जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से वो धानुक हैं, और धानुक की बड़ी आबादी मुंगेर में है। चर्चा है धानुक, कुछ लोग धानुक कहते, कुछ लोग कुर्मी कहते हैं। जो भी हो, मतलब लगभग दोनों जाति एक ही, लेकिन टेक्निकली हिसाब से दोनों धारा है। एक धारा अति पिछड़े माने जाते हैं, दूसरा नीतीश कुमार की जाति जो है कुर्मी, वो पिछड़ा जाति में आते हैं। तो वर्गीय हिसाब से तो अलग अलग है, लेकिन पॉलिटिकली माना जाता है कि दोनों धानु को कुर्मी एक ही है। तो मान के चलिए कि धानु कुर्मी, धानु को कुछ मिला दीजिए, धाकुम कर दीजिए ना, तो मिला लीजिए कुछ शब्द तो बन जाएगा, धानु को कुर्मी मिला के वो है दोनों। मतलब हमको कंफर्म नहीं है, खुद हम कब बता रहे हैं कि बाकी लोग कहते हैं। कोई आप कहा कि
धानुक है, कोई कहते हैं कुर्मी है, तो जो भी हो, लेकिन दोनों में बहुत पॉलिटिकली अंतर नहीं है, पॉलिटिकली लगभग सेम है, और वोट का हिसाब भी दोनों का एक तरफा चलता है आज की तारीख में। तो नीतीश जी ने जो लड़ाई से खड़ा किया, तो उसी खिलाफ उसी वर्ग जो नीतीश का आधार वोट है, उसी वर्ग के आदमी वो भी हैं, अशोक महतो, तो उनको खड़ा कर दिया है। तो उनका जो जदयू का वोट है उसमें से हमारी दूसरा जो खड़ा हो गया अपने तीसरे उम्मीदवार अनंत सिंह, इसके सूरज भान के भाई, वो भी कुछ वोट काटेंगे। तो तीनों का ट्रेंगल में क्या होता है परिणाम, वो तो अलग बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ट्रेंगल की फाइट ही दिख रही है, और त्रिकोणीय मुकाबले का परिणाम का इंतजार कीजिए। तो मुंगेर में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय हो चुका है। हम आपको बता दें कि मुंगेर में अशोक महतो भले ही बाहुबली के तौर पर जाने जाते हों, लेकिन उनकी एक छवि मसीहा वाली भी है। हम आपको बता दें कि मुंगेर की एक बड़ी आबादी अशोक महतो को अपना मसीहा मानती है, और वो जो वर्ग है अति पिछड़ा वर्ग का वर्ग है, और कहा जाता है कि इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को चुनकर टिकट दिया है, जो नीतीश के किले में सेंध लगा सके। वीरेंद्र जी, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो किस तरह जो है मुंगेर का जातीय समीकरण है, कैसा स्वरूप है, और किस तरह अशोक महतो जो है वो इस बार मुंगेर में ललन सिंह को प्रभावित करेंगे? जहाँ जाति से करने की बात है तो हम लोग 10 जाति बताए, उसमें धानुक जाति जो बड़ी आबादी है, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं बहुत बड़ी आबादी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी आबादी धानुक की है। माना जाता है कि निर्णायक भूमिका में धानुक है, तो धानुक अगर अशोक महतो है, कुर्मी भी हैं मान लीजिए, तो दोनों जातियों का वोट मिल जाएगा तो बड़ी ताकत मिल जाएगी वहाँ पे। बाकी यादव मुसलमान हो गए तो और ताकत हो जाएगी। तो जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से मुंगेर में जो कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 2 पटना जिले के हैं, 2 जिला जब मुंगेर के हैं उसमें विधानसभा क्षेत्र, और 2 गढ़ा और लखीसराय 2 जिले उधर है, 2 क्षेत्र उधर है, उस तीसरे जिले का है। तो कुल मिला के 6 सीट है। तो मुंगेर का जो वोटर है, नंबर ऑफ वोट तत्काल जो टोटल वोटर मुंगेर विधानसभा क्षेत्र का बता रहा हूँ मैं, 3,47,000। जमालपुर के जो क्षेत्र है उसमें विधानसभा 3,37,000। सूर्यगढ़ा में वोटर हैं 3,65,000। लखीसराय में वोटर है 3,95,000। मोकामा में वोटर हैं 2,90,000, और बाढ़ में वोटर हैं 2,94,000। और जो टोटल नंबर ऑफ वोट है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का वो है 18,38,000। हम बात करें जाति के हिसाब से तो यहाँ पे यादव सबसे बड़ी आबादी है, जिसकी आबादी 2,87,000 है। उसके बाद भूमिहार बड़ी आबादी है 2,49,000। मुसलमान वहाँ पे 1,26,000 हैं। राजपूत 1,16,000 हैं। ब्राह्मण वहाँ 72,000 हैं। कोयरी 69,000 हैं। कुर्मी की आबादी वहाँ अच्छी है 1,40,000। चमार 89,000 हैं। दुसाद वहाँ पे हैं 1,51,000, और बनिया हैं 2,03,000। और बाकी धानुक वहाँ भी धानुक की आबादी भी 1 लाख से ज़्यादा है। बड़ी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है धानुक की। और धानुक कुर्मी मिला लीजिए तो लगभग हो जाएगा आपको 3 लाख के करीब। हाँ जी जी। तो 3 लाख के करीब में धानुक और कुर्मी, 3 लाख के करीब में यादव, 1.5 लाख मुस्लिम का वोट वहाँ सीधा सीधा जो है वो अशोक महतो के पक्ष में जाता है। और यही जो है समीकरण है वो अशोक महतो को मुंगेर से टिकट दिलवाया है। हम उसी समीकरण के बल पे लालू जी ने अशोक महतो को टिकट भी दिया है। जी। ताकि अब तक जो लड़ाई लड़ते रहे, पहले धानुक लड़ते रहे, एक बार लड़े थे क्या नाम है मुंगेर से आपका प्रगति मेहता जी बहुत दिन पहले, तो भी धानुक ही थे। तो धानुक के लिए माने पॉजिटिव जगह है, लेकिन जीतता अभी तो कोई नहीं वहाँ से। लगता है कि संख्या ऐसी टिकट दो, लेकिन जीतते अभी जाके कोई जीता नहीं दूसरा जाति का, मतलब ये 3-14 के बाद से। तो इसकी क्या वजह है कि जब एक फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए वो जगह माकूल नहीं है, फिर भी वहाँ पे वो जीत करके आ जाते हैं और अच्छी खासी वोट से वो जीत जाते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो उम्मीदवारों का चयन, ललन सिंह का अपना पॉलिटिकल आधार, उसके बाद में अब जो नया परिसीमन हुआ है उसमें बाढ़ और मोकामा भी आता है। तो बाढ़ मोकामा में नीतीश जी का अपना प्रभाव रहा है, क्योंकि पहले बाढ़ लोकसभा क्षेत्र था जहाँ से MP हुआ करते थे नीतीश जी। तो इन सब कारणों से ललन सिंह का अपना प्रभाव है। जाति हिसाब से भी वोकल एरिया है, और जो पूरा इलाका है वो भूमिहारों के प्रभाव वाला है, बहुतल नहीं है, प्रभाव वाला है। तो उसका भी छोटी छोटी जातियों पर प्रभाव पड़ता है वोटिंग के समय।
उस समीकरण में ललन सिंह भारी पड़ते हैं। और बाकी लोग चूँकि आते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ढंग से कर नहीं पाते, उतनी तैयारी या नहीं कर पाते हैं या उनको माहौल नहीं बना पाते हैं। अब उम्मीदवार 1.5 महीना पहले कोई बनता है और बड़ा क्षेत्र है और 1.5 महीना में करते कराते टाइम निकल जाता है, तो आप गांव तक पहुंचे हैं तो चुनाव निकल चुका होता है। और जो पहले से वहाँ से खड़ा आदमी है वो गांव का पहले से पहुंचा हुआ है, तो उसका नेटवर्क भी है, मतलब सब लगा है मैनेजमेंट। जो हम मानते हैं जो आरजेडी है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो टाइम नहीं मिलता उम्मीदवारों को कुछ करने के लिए। आप स्ट्रॉन्ग उस ढंग से नहीं कि आपका बूथ करता है, जो उम्मीदवार बनता है फिर अपने ढंग से कार्यकर्ता खड़ा करता है, लेकिन उस टाइम नहीं मिलता खड़ा कर कार्यकर्ताओं को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग भी कर सके तक चुनाव निकल जाता है। तो बूथ मैनेजमेंट और प्रबंधकीय कमी जो है मुख्यतः यही सबसे बड़ी खामी है आरजेडी के साथ में। किस क्षेत्र के लिए भले जीत जाए अलग बात रही, लेकिन सबसे बड़ा जब ये कमी है तो क्या वजह है कि आरजेडी 1 साल पहले टिकट तय नहीं करती है अपने उम्मीदवारों का? वो देखिए भाई, तो अब तक मान लीजिए कि चुनाव का घोषणा हो चुकी है, अब तक अभी 3 दिन पहले तय हुआ है कि किस पार्टी से गठबंधन कौन खड़ा होगा। जब गठबंधन तय नहीं है कि कौन कहाँ से खड़ा होगा तो उसमें टिकट कहाँ कोई तय करेगा, कोई भी पार्टी। ये बड़ा संकट है ना। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वजह के पॉलिटिकल समीकरण कि चुनाव आता तो क्या धारा बनी, अब वाले 3 महीने पहले नीतीश इस खेमा में थे, अब आप चले गए उस खेमा में। तो जो एक बड़ा 16 सीट 17 सीट दावेदार थे वो छोड़ के भाग गए। तो भाई किसी के लिए भी अगर घर में छत गिरता है तुरी तो लगता है कहाँ जाऊँगा हम। लेकिन जब नीतीश जी जो है महागठबंधन के साथ थे, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, उस समय भी ललन सिंह क्षेत्र में पसीना बहा रहे थे, रैलियां कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए किसी के लिए भी चुनाव, आप चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उनको भी क्षेत्र में चक्कर मारना ही पड़ता है। तो क्षेत्र ऐसी चीज़ जगह है ना कि आप चाहे कुछ बन जाइए, जमीन से जुड़ा रहना मजबूरी आपकी है, जनता के पीछे खड़ा रहना मजबूरी है आपकी, शादी में, ब्याह में, हारनी में, मरनी में, सब जगह उससे पॉलिटिकल मजबूरी है। आप और कहीं जाइए चमक जाइए, लेकिन वहाँ जाना ही पड़ेगा आपको। तो पसीना सब नहीं बहाना पड़ेगा आपको। जो भी लोकसभा का उम्मीदवार है, चाहे विधानसभा का उम्मीदवार है या विधायक है, उसको ज़िंदगी भर पसीने, जब तक कुछ विधायक है या दावेदारी करने वाला है, पसीना ही बहाना पड़ेगा उसको। ऐसे बहुत विधायक हैं जो कि 10 में चुनाव हार गए, आज भी फिर लगे हुए कि 25 टिकट मिलेगा हमको, तो फिर 15-10 साल से पसीने बहा रहे हैं उस क्षेत्र में। टिकट मिलेगा, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन पसीना पब्लिक जो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस देश का है कि जो चुनाव जीत के आता है जनता से, बहुत ईमानदार होता है, कम से कम जनता के प्रति। आप कहते हैं कि भाई विधायक जी लोग बहुत भ्रष्ट होते हैं, हम माना जाता है कि बहुत कमीशन खाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप भोज और श्राद्ध का पैसा गिन लीजिएगा उनका और आने जाने खर्चा, तो उसका हिसाब ही नहीं बच, मैंने 1 पैसा नहीं बचता होगा विधायक लोगों का। जो महीना वो खर्चा होता है, जितना महीना मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा ही होता है उनको, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे गरीब आदमी, गरीब आदमी जो भी हो, आमदनी अठानी है, खर्चा रुपया, तो उसके लिए तो सब सिस्टम काम करता है, करने दीजिए, वो बड़ी मुद्दा है। लेकिन कोई भी रहेगा उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये बताएं कि ईमानदार होते हैं वो लोग अपेक्षा जनता के प्रति। जी, बात करें कौन से उम्मीदवार हैं जिनका पलड़ा भारी आपको लग रहा है, और उसका साफ है कि उस इलाके में कम से कम आज जो उम्मीदवार का पलड़ा भारी कहना चाहिए, लेकिन उस तरह का एकदम हल्का नहीं पहले हुआ करता था। इस समय तो एकदम टक्कर देने की स्थिति में बैठे हुए हैं। अब एक ईंटा बढ़ जाए, एक ईंटा बढ़ जाए, उसी पे चुनाव परिणाम तय होना है। कोई बढ़ का पसेरी नहीं है, सबको छटा के इसमें चुनाव परिणाम छटा के ईंटा और पौवा पे ही निर्भर करता है कि किसके तरफ ज़्यादा भारी पड़ जाए और कौन किसके पलड़ा भारी पड़ जाए। बहुत नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं ललन सिंह। हाँ ठीक है, तो सब दुनिया जानती है करीबी हैं, भोटवा भी जानती है, देना जानता है, लेकिन लोकल समीकरण क्या बता रहा है, ये बन रही ना, नीतीश सिंह वोट नहीं, चुनाव नहीं हारते हैं, वो चुनाव नहीं हारे हैं, कोई चुनाव हारता जीतता है। करीबी होना बड़ी बात नहीं है, बात भी साहब कितना बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, बूथ का भी और वोट का भी, साथ में वोटर का भी। नहीं, उम्मीदवार का मैनेजमेंट तो लालू जी ने अच्छा किया। अरे उम्मीदवार का चेयर अच्छा किया है, हाँ वही मैनेजमेंट नहीं, बूथ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जी, तो जीत जाएंगे लालू जी का मालिक, जीतेंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम सब आंधी सब लोहे लग रहे हैं, बहुत लोग ताकतवर हैं, लेकिन जो लोग पहले से एक्टिव थे, चुनाव लड़ना है हमको, वो अपन बना के रखे थे कि भाई चलो हमको चुनाव लड़े तो कुछ, अब चूँकि जो एक्टिव लगातार है, एक्टिव है तो लगातार बना के रखता है अपना। जैसे कि लेकिन अशोक महतो क्या थे, खासकर मैं बात करूँ मुंगेर का, तो अशोक महतो क्या था, चुनाव के 15 दिन पहले आते हैं, तो बेचारे क्या मैनेजमेंट किए होंगे बूथ का। ये बताएं कि मोदी की गारंटी का कितना असर होगा? कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ जाति के अलावा कोई गारंटी नहीं है। जाति ही सबसे बड़ी गारंटी है कि हमारे विधायक तो MP है कि हमारे MP, यहाँ गारंटी मोदी जी का कुछ मतलब नहीं। कभी कभी काम आ जाता है किसी खास क्षेत्र में, लेकिन इस इलाके में
बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं काम होने वाला है मोदी जी का। अगर मोदी जी गारंटी होती तो ही ललन सिंह पहले मोदी जी की गारंटी पे सवाल खड़ा करते थे, जब उससे अलग थे। तो फोल्ड बदलते भाषा बदल जाती है तो वो अलग बात रही, लेकिन गारंटी मोदी जी का बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार का आदमी ना चाहे जितना हो वोट दे चाहे नहीं दे, वोट के मामले में बहुत सेंसिटिव रहता है। इसलिए मोदी जी की गारंटी किस क्षेत्र में चल सकता है, लेकिन मुद्दा नहीं है गारंटी। तो बिहार में इस बार मोदी की गारंटी का मुद्दा नहीं है, या यूं कहें कि मोदी का गारंटी का सिक्का नहीं चल रहा है, और यही एनडीए के प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब है। हम आपको बता दें कि ज़्यादातर सीटों पर जो है मोदी की गारंटी नहीं चल रहा, और इससे कहा जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशियों में बेचैनी है। उनमें से मुंगेर भी है, और मुंगेर से आरजेडी ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो उस इलाके में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। भले ही अगड़ी जाति के लोग उसे कुख्यात और बाहुबली कहते हों। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।